हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में, जिसका बहुत कम बच्चों को पता है या बहुत सारे बच्चे डर की वजह से इस एग्ज़ाम को ऑप्ट ही नहीं करते हैं कि नहीं मैम हमें नहीं देना। वेल, द एग्ज़ाम वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ योर बेट एग्जामिनेशन विच इज़ कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब कुछ बच्चे सिर्फ इतना ही सुन के कि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंडक्ट करा रहा है, तो सिर्फ जिन्होंने बायोटेक कर रखा है ग्रेजुएशन में, मास्टर में, सिर्फ वही इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। वेल, दैट्स अ नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि या आपकी बायोकेमिस्ट्री स्ट्रीम हो मास्टर्स के अंदर, या आपने लाइफ साइंसेस किया है, जोलॉजी किया है, बॉटनी किया है, वट एवर योर स्ट्रीम इज, यू कैन डेफिनेटली गिव योर डीबीटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नन अदर देन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दैट्स वाई इस एग्जामिनेशन को हम लोग बहुत कॉमनली, और टीचर्स या इवन मैं भी आपको बोलते हुए दिख जाऊंगी कि डीबीटी का फॉर्म भरा कि नहीं भरा। वेल, द नेक्स्ट टाइम इफ आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन, इट बेटर बी अ येस, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि मैम सीएसआर के कंपैरिजन में आप मुझे बताइए कि कितना टफ है, इसका लेवल ऑफ टफनेस क्या है, तो बेटा सीएसआर में पार्ट सी से बच्चा डरता है, यहाँ पर थोड़ा इजी रहता है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि पार्ट सी के अंदर इतने लेंदी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बच्चा 8-10 मिनट उसी के अंदर बर्बाद कर देता है। वेल, इन डीबीटी दैट्स नॉट द केस, एंड आप डेफिनेटली इस पेपर को दे सकते हो। लेकिन पेपर को देने से पहले पेपर के अंदर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और क्या क्या आपको फुलफिल करना पड़ता है, एक बार हम उसकी बात कर लेते हैं। तो एक डिटेल्ड वीडियो है, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच इट इन फुल। अब बेटा हम बात करते हैं कि हमारे पास है क्या क्या डीबीटी, यानी कि इसको आप लोग नोटिफिकेशन जो इसकी आती है वो आती है बेट के नाम से, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके नाम से आपको इसकी नोटिफिकेशन दिखाई देगी। एंड नाउ विल टॉक अबाउट कि अब अच्छा एक और चीज, इसके अंदर भी कैटेगरी वाइज निकल के आता है आपके पास। जैसे आप बच्चा बोलता है कि अगर उसको पीएचडी करनी है भाई, अगर उसको रिसर्च में आगे प्रोसीड करना है, तो आपके पास एक जेआरएफ होनी चाहिए, एक फंडिंग एजेंसी भाई आपका फंड करे ना, कि कोई कहीं से पैसा तो मिले, तो वो जेआरएफ के थ्रू मिलता है। चाहे आप सीएसआर जेआरएफ ले लो, आप डीबीटी जेआरएफ ले लो, आप आईसीएमआर जेआरएफ ले लो, कोई भी जेआरएफ है, आपके पास सेम अमाउंट ऑफ फेलोशिप मिलती है। बच्चों को ये लगता है कि मैम नहीं सीएसआर और यूजीसी ज्यादा पैसा दे रहा है। वेल, ऐसा भी नहीं है, आपको डीबीटी भी बिल्कुल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पैसा ही देता है। जितना बेसिक पे सीएसआर और यूजीसी दे रहा है अपने जेआरएफ स्कॉलर्स को, उतना ही डीबीटी भी देता है अपने रिसर्च स्कॉलर्स को। तो डरना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जिसके पास ये पेपर क्लियर हो जाता है उसके पास सर्टिफिकेट में डीबीटी जेआरएफ के नाम से आएगा कि आपने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, आप उसके एक रिसर्च स्कॉलर है, आप उसके जूनियर रिसर्च फेलो हैं, और आपको अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स आपको वो फेलोशिप मिलेगी जो गाइडलाइंस के थ्रू बनती है। अगर अपग्रेड होगी तो सबकी होगी बेटा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं, अब इसके अंदर जो कैंडिडेट वाइज शॉर्टलिस्टिंग होती है, जैसे कि अब सीएसआर ने अपना अपग्रेड कर दिया है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 के पास जेआरएफ, लेक्चरशिप एंड योर पीएचडी दोनों है, तीनों है उसके पास। कैटेगरी 2 के अंदर ऑन द अदर हैंड सिर्फ और सिर्फ लेक्चरशिप और पीएचडी ओनली है। एंड इन द कैटेगरी 3 इट्स ओनली योर पीएचडी, कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कोई फेलोशिप नहीं आएगी। सेम इज द केस, मतलब सिमिलर क्राइटेरिया है यहाँ पर भी, कि जो भी कैंडिडेट कैटेगरी 1 में शॉर्टलिस्ट होंगे, जो पहली ही कैटेगरी के अंदर शॉर्टलिस्ट होंगे, दैट विल बी योर कैटेगरी 1, वो एलिजिबल हैं, वही फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। अब उनका किसी भी, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गवर्नमेंट फंडेड, प्राइवेटली भी भाई, तो आप अपनी फेलोशिप को वहां पर अवेल कर सकते हैं। आप पीएचडी के अंदर रजिस्टर होकर अपनी फेलोशिप को डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। जहां पर भी पीएचडी का कोई प्रोग्राम चल रहा है, डीबीटी आपको पैसा देगी, आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कैंडिडेट जो सेलेक्ट होते हैं कैटेगरी 2 के लिए, दैट दे विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड इन एनी डीबीटी स्पॉन्सर्ड project with fellowship equivalent to net gate qualifications as per the current DST guidelines, or enroll in the PhD subject to selection through इंस्टीट्यूशनल सिलेक्शन प्रोसेस। देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कैटेगरी 3 है, कंपेयर्ड टू दैट कैटेगरी 3 जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीएचडी का हम लोगों को मिलता है कि हाँ आप कहीं पे भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम यहाँ पर कैटेगरी 2 के अंदर कोई भी डीबीटी फंडेड इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी डीबीटी फंडेड, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं,
प्रोजेक्ट है भाई, पैसा तो लगेगा ना प्रोजेक्ट को चलाने में, रिसर्च फ्री की तो हो नहीं रही है, पैसा लगेगा। तो उस पैसा का, ये पैसा कहाँ से मिलेगा? ये पैसा डिफरेंट डिफरेंट फंडिंग एजेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल DRDO है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके पूरे रिसर्च को फंड करता है। फॉर एग्जाम्पल DBT है आप लोगों का, आपके जो भी DBT के इंस्टीट्यूट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुन रखा होगा रिसर्च रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी RCB, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस इंस्टीट्यूट को फंडिंग करता है, इसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। तो आप एलिजिबल हो, कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसकी प्रोजेक्ट की पोजीशंस पे अपने आप को, इफ द इंस्टीट्यूट इज अलाउइंग, तो आप वहां पर अपने आप को एनरोल करा सकते हो। बट ये कोई गारंटी नहीं देता है कि आपको फेलोशिप मिलेगी। कैटेगरी 1 आर डेफिनेटली गेटिंग द फेलोशिप। कैटेगरी 2, अगर इंस्टीट्यूट के पास जो फेलोशिप है, उसके पास जितना फंड है वो उसके अकॉर्डिंग आपको फेलोशिप दे सकता है, लेकिन आप PhD में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो इवन इफ यू हैव क्लियर्ड द कैटेगरी 2। अब देयर आर अच्छा, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ दिस विल नॉट एंटाइटल कैंडिडेट्स फॉर एनी फेलोशिप फ्रॉम DBT JRF प्रोग्राम। ठीक है, कैटेगरी 2 वालों को, ये जो मैंने आपको पहले बात बताई, ये लिखा हुआ है कि कैटेगरी 2 को ये कोई एंटाइटलमेंट नहीं मिलता कि वो DBT को बोले कि भाई आप मुझे पैसा दो। DBT को पैसा देने के लिए कैटेगरी 1 वाले ही बोल सकते हैं। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों का वो आ जाता है कि मैडम भर कौन कौन सकता है। तो भाई जिसने भी बैचलर्स कर रखी है, BE, BTech, MBBS, कोई भी है अगर इनमें से, या फिर मास्टर्स कर रखी है, अब MSc लिख रखा है इन्होंने, ये नहीं बोल रखा कि भाई MSc इसी में होनी चाहिए, MSc, MTech, MBSc, MPharm, इंटीग्रेटेड MSc, MTech इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का डिसिप्लिन हो, लाइफ साइंसेस और एनी अदर एलाइड एरियाज ऑफ बायोलॉजी, भाई कुछ भी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, एनी एग्जामिनेशन, यू आर डेफिनेटली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर DBT JRF एग्जामिनेशन, दैट इज योर बेट एग्जामिनेशन। और मैं सच बता रही हूँ, जितनी मल्टीपल फेलोशिप्स होती हैं उतना बेटर है। बीइंग अ रिसर्च स्टूडेंट, बीइंग अ PhD स्टूडेंट, ये मैं अपने उससे ही बता सकती हूँ कि भाई अगर 2-3 फेलोशिप है ना, तो बस आप इधर हो और आप चूज कर रहे हो कि आपको कहाँ पे अपना रिसर्च कंडक्ट करना है। आप एक जगह पे बंध के नहीं रहोगे। 1 है बहुत अच्छा है, 2 है और भी अच्छा है, और 3 है तो माशाल्लाह आप तो भाई अगले पहाड़ की सीढ़ी पे ही, मतलब पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए हो आप। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट्स एडमिटेड इन एनी ऑफ द MSc, MTech, MVSc, MSc एग्रीकल्चर प्रोग्राम सपोर्टेड अंडर द DBT पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग प्रोग्राम शेल बी एलिजिबल टू अप्लाई। जिनके पास MSc एग्रीकल्चर प्रोग्राम है और जो DBT के फंडेड इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं भाई, वो भी इस प्रोग्राम को इस एग्जामिनेशन की को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, वो UGC वाले पेपर को दे देता है, वहाँ पे 2-2 पेपर आते हैं कि मैडम हमारा थोड़ा साइंस से डायरेक्ट वो नहीं है, आप दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, candidates who are yet to appear in the final semester examination or awaiting result of final semester examination are also eligible to apply। यानी कि जिनका अभी तक फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ, आप सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, जिस तरीके से आप CSR का एग्जामिनेशन देते हो उसी तरीके से आपका बेट का एग्जामिनेशन भी है। तो आप अगर मास्टर्स में हो, आपकी मास्टर्स हो चुकी है, आप एलिजिबल हो बेट के एग्जामिनेशन को देने के लिए और एक DBT JRF का टैग अपने पास लेने के लिए। यहाँ पर लेकिन सिर्फ मास्टर्स में होना, मास्टर्स हो चुका होना इस बात की गारंटी नहीं देता। देयर इज अदर आपको जो फुलफिल करना है कि आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप एक जनरल EWS या फिर OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, और आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आपका SC ST या फिर आप एक डिफरेंटली एबल्ड है, कोई भी आपका कहीं मतलब डिफरेंटली एबल्ड है। ठीक है, इसको आई डोंट थिंक सो कि इसका एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, तो एज लिमिट की बात करते हैं। अप टू 28 ईयर्स ऑफ एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी, भाई 28 साल से कम के होने चाहिए या 28 के होने चाहिए। लेकिन ये एज रिलैक्सेशन भाई लड़कियों को भी मिलती है, वुमेन को भी मिलती है, और आप लोगों की SC ST OBC वालों को भी मिलती है। तो एज रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 ईयर्स, यानी कि 33 साल आपकी एज लिमिट है SC और ST के लिए, या फिर डिफरेंटली एबल्ड वुमेन कैंडिडेट, एंड अप टू 3 इयर्स यानी कि 31 इयर्स तक की है OBC यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए। मतलब अगर आप हैं जनरल के तो आपके लिए 28 साल की ही एज लिमिट है, अगर आप हैं OBC
तो आपके पास या फिर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर, अब तो काफ़ी सारा ये आ चुका है, ओबीसी एनबीसी, तो इसके लिए बेटा आपकी 31 ईयर्स है, बाकी सब के लिए बेटा 33 साल है, तो एज भी काफ़ी है। कई बच्चों को ये हो जाता है मैडम क्या करेंगे अभी दे करके, अरे जब जागो तब सवेरा। ये क्या, ये कुछ नहीं है कि अगर सपोज आपके पास, आप डीयू से पीएचडी कर रहे हो, आपके पास फेलोशिप नहीं है, सीएसआर का पेपर दे दे के तंग आ चुके हो कि भाई मैम नहीं हो रहा है क्लियर, तो डीबीटी का पेपर ट्राई करो। एंड आई गारंटी यू आपने ढंग से पढ़ा है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सेकंड थर्ड ईयर में भी पहुंच चुके हो पीएचडी के, तो आप पेपर दो, आपको लास्ट के 2 इयर्स फेलोशिप मिलेगी। डेफिनेटली है वो तो भाई, वो तो पक्का गारंटी के साथ ही है आप लोगों का। अब डिटेल्स ऑफ द अवार्ड, आपको जैसे कि मैंने अभी बताया भी कि जो कैंडिडेट 1 है, कैंडिडेट 1 ही आप लोगों के शॉर्टलिस्ट होंगे जो किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करेंगे, और उनको क्या मिलेगी बेटा, फेलोशिप मिलेगी। किसी भी तरीके का डीबीटी हो, आरसीबी हो, या फिर कोई भी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, दिल गेट द फेलोशिप फ्रॉम योर यूजीसी। अब जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद आप किसी की भी एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। जो मोड है सिलेक्शन का, वो सिर्फ और सिर्फ जो कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ पे कोई लिखित का एग्जाम नहीं होने वाला जैसा सब एग्जामिनेशन होते हैं, एक सीबीटी मोड के अंदर ही आपका एग्जामिनेशन होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट लग जाएगी, उनका एग्जामिनेशन स्कोर आएगा, आंसर की आएगी, प्रॉपर उसी तरीके से जैसे सीएसआर कंडक्ट कराता है वैसे ही ये भी आपका होता है, और प्रॉपर उसी तरीके से आपका प्रोसीजर भी चलता है। सिलेबस की अगर हम बात करें बेटा, अगर हम सिलेबस की बात करें तो वो भी डिस्कस कर लेंगे एक और वीडियो में। आज हम लोग सिर्फ एग्जामिनेशन की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। जो पैटर्न रहता है, पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जो पैटर्न है बेटा आप लोगों का, वो इंग्लिश के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर है। मतलब अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो बेटा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो मीडियम है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहता है, और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का ही पेपर रहेगा। इसके अंदर सेक्शन है, सबसे पहले जो सेक्शन ए आता है आपका, 2 सेक्शंस के अंदर है मेनली। जो सेक्शन ए है बेटा, सेक्शन ए के अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं, सब एमसीक्यू हैं, और 50 के 50 कंपलसरी है। जैसे कि सीएसआर के अंदर तो ऑप्शनल आ जाते हैं, यहाँ पर 50 के 50 आपके कंपलसरी क्वेश्चंस है। और वो अब कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि आता नहीं है फिर भी टिक करके आओगे, भाई नेगेटिव मार्किंग हर पेपर के अंदर है ही, तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सारे करके आने के लिए मैं यहाँ पे कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही हूँ कि मैडम ने कहा था कंपलसरी मतलब करके आना, नहीं। सेक्शन ए के अंदर 50 कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, जो आपका मतलब 10-12वीं तक का जितना पढ़ रखा है ना, कहते हैं ये 12वीं तक का, थोड़ा बहुत लेवल हल्का सा अगर ऊपर और नीचे मान करके ही चलो आप लोग, जिसके अंदर जनरल साइंस आप लोगों का, एप्टीट्यूड, एनालिटिकल आप लोगों की, केमिस्ट्री, थोड़ी बहुत मैथ्स, थोड़ी बहुत आप लोगों की क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और जनरल बायोटेक के भी क्वेश्चंस इसी के अंदर आते हैं, जनरल बायोटेक्नोलॉजी जो आप लोग नॉर्मली पढ़ते भी हो। अब बच्चों को लगता है कि मैडम क्या हमें कुछ अलग से तैयारी करनी है, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे जब हम सिलेबस को थोड़े से और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे लेवल ऑलमोस्ट सेम है, ऑफकोर्स बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम है, तो थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी को तो भाई इनको तवज्जो देना ही पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड हमें ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब there will be a negative marking for each incorrect one, जो है वो that will be deducted from the total marks। unanswered के लिए कोई मार्क्स का डिडक्शन आप लोगों का नहीं होगा। अच्छा, हर एक क्वेश्चन जो ये 50 है, ये 50 का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। गलत क्वेश्चन आप लोगों का 1 मार्क्स आपसे ले जाएगा। दूसरी बात है सेक्शन बी, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिक होगा। सेक्शन बी के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बायोटेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड। जिस कैंडिडेट के पास वही 50 क्वेश्चन है, उसको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वही 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये 50 का हो गया। अब एक बात देखो, 5 इंटू में 3, 150 इधर से आ गए हैं, एंड 150 फ्रॉम हियर, देन अ टोटल आप लोगों का 300 मार्क्स का ये आपका पेपर बन के आ जाता है। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल मार्क्स। अनआंसर्ड का या अनअटेम्प्टेड का कोई भी डिडक्शन बेटा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। जो चॉइस रहेगी, यहाँ पर आपके पास 4 सिटीज को आप ऑप्ट कर सकते हो जब भी पेपर आएगा, जब भी फॉर्म आएगा आपके पास, कि हाँ कौन सी जगह पे आपको पेपर देना है, कौन सी आपकी जगह के पास है। ऐसा नहीं होगा कि अपनी मर्जी से कहीं पे भी फेंक दिया, एसएससी की तरह इतना बड़ा घपला नहीं चल रहा होता इधर।
सॉरी, हाँ जी। तो अब यहाँ पर कोई भी 4 डिफरेंट सिटीज ऑफ योर चॉइस यू कैन ऑप्ट ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ योर फॉर्म्स एंड जो कि प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन अगर देखो ये कई बच्चे बोलते कि मैम अगर हमने जानबूझ के देहरादून भर दिया, रहते हम लोग चेन्नई के अंदर हैं, तो भाई आपको बेट की तरफ से कोई यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस या कोई भी डेरेंस अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, कोई भी टीएडीए नहीं मिलेगा। आप क्लेम नहीं कर सकते कि जी मैं चेन्नई में रहता हूँ, मेरा देहरादून आ गया है, इतना दूर वो नहीं रखेंगे, आसपास का ही एरिया देंगे। आपने अपनी मर्जी से चॉइस की है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो वहां से आपको कोई टीए और डीए भी नहीं मिलने वाला। एंड दैट इज ऑल। आपके पास प्रोसेसिंग जो फीस रहती है वो नॉन रिफंडेबल है ऑफ कोर्स, और थोड़ा कम तो रहेगी, वो तो हर जगह ही हम लोगों को देखने को मिलती है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप लोग डर रहे हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ अंधाधुन एक ही पेपर का है, भाई उस पेपर के लिए प्यार है, बहुत अच्छी बात है, पर ऑप्शंस हमेशा खुले रखने चाहिए। आपके पास फेलोशिप आपको चाहिए ना, देखो लेक्चररशिप सिर्फ और सिर्फ सीएसआर यूजीसी ही दे रहा है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरने, आपके पास लेक्चररशिप होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपका एक सपना है, तो लेक्चररशिप एलएस आपके पास जरूर होना चाहिए। वो एक ही पेपर दे रहा है। लेकिन आपको अगर रिसर्च करनी है, वो भी कर लिया क्लियर, बहुत अच्छी बात है। आपको रिसर्च करनी है और आपको फंडिंग चाहिए, आपको एक मोटिवेशन चाहिए होती है, भाई पैसा मिले, आपको अच्छा खासा अमाउंट मिले, तो वो जेआरएफ देगा और इक्विवेलेंट देता है। लेकिन एक और मजे की बात बता दूं, यूजीसी और सीएसआर की जो कंटिंजेंसी है ना, कंटिंजेंसी मतलब कि आपका जो स्पेंड हो रहा है कि रिसर्च के दौरान पे आपने कोई भी अपना लैपटॉप खरीदा है, आपने अगर कोई भी टेस्ट ट्यूब्स खरीद रहे हो, आप कोई केमिकल खरीद रहे हो, आपको कुछ ऐसा फीस भरनी है आपको रजिस्ट्रेशन की, तो उस सबको आप कंटिंजेंसी से क्लेम कर सकते हो। तो कंटिंजेंसी इफ आई टेल यू, इट इज ऑलमोस्ट डबल जो आपका सीएसआर और यूजीसी दे रहा होता है ना, ऑलमोस्ट डबल आपको डीबीटी से मिल रहा होता है, भाई ऑलमोस्ट डबल मिलता है। तो बहुत अच्छा पेपर है और इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। पार्ट ए का तो आपको जनरल एप्टीट्यूड, बायोटेक, कॉमन साइंस, ये तो वही है जो पार्ट ए में आप सीएसआर में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा आपका इधर उधर बायोलॉजी के इसके अंदर आ जाता है। एंड जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, 50 क्वेश्चंस है आप लोगों के, वो भी बहुत आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका पूरा सिलेबस का डिटेल्ड वीडियो देखेंगे, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है वो भी हम लोग देखेंगे। अगर कोई और डाउट है कि मैम नहीं इस पेपर के बारे में बताइए, तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर हम लोगों को बता सकते हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। थैंक यू एंड डेफिनेटली अप्लाई फॉर योर बेट एग्जामिनेशन जो कि आने वाला है। चलो बाय बाय।